जी, तो हम पढ़ रहे थे जेन ऑस्टन को। इससे पहले कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हुए थे, मैंने वो एंड पे देखे थे। मुझे लगता है इरम ने मुझे कहा था कि रिपीट द कोटेशन। तो कोटेशन ये थी, हैप्पीनेस इन मैरिज इज एंटायरली अ मैटर ऑफ चांस। और अरूज ने कहा था कि डॉर्थी वर्ड्सवर्थ इतनी फेमस तो नहीं थी। क्या हमने डॉर्थी वर्ड्सवर्थ का नाम भी उतना ही सुना है जितना हमने वर्ड्सवर्थ का सुना था? मतलब she was famous to some extent but not as much famous as like the other male writers of that time. Okay. जी, तो बिगनिंग में अगर हम देखें तो इस नावल का आगाज़ लॉन्ग बॉर्न से होता है। अब ये जो लॉन्ग बॉर्न की प्लेस है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि जो नावल की सेटिंग है वो कहाँ पे हुई थी। तो अब बिगिनिंग में ऐसा होता है कि जो मिस्टर बेनेट है, मिसिस बेनेट है, ये अपनी 5 बेटियों के साथ रह रहे होते हैं लॉन्गबोर्न में। तो मिसिस बेनेट, उनको दिन रात बस यही फिक्र सताए रहती है कि कैसे उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी कैसे होगी, क्या होगा। और इसके बाद उनकी किस्मत ऐसे जाग उठती है कि उनके जो पास वाला एरिया होता है नेदरफील्ड, ये भी आपने याद रखना है कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो नेदरफील्ड में रहने के लिए आता है, जो उनके साथ वाला टाउन होता है बिल्कुल। तो वहाँ पे मिस्टर बिंगले आता है। मिस्टर बिंगले अपने साथ अपनी 2 बहनों को भी लेके आता है। तो इसके बाद जब वो आ जाता है तो सारे टाउन में एक हिसाब से ना हड़बड़ी मच जाती है। सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस एक शूटर आ गया जिसके साथ हम शादी करवा सकते हैं अपनी बेटियों की, किसी की भी। तो एवरीवन जस्ट गॉट एक्साइटेड, और उनकी एक्साइटमेंट डबल तब हो जाती है जब मिस्टर बेनेट एक पार्टी थ्रो करते हैं। अब उस पार्टी में सारे लोग जाते हैं। तो जो मिसिस बेनेट है वो उस टाइम बहुत खुश होती हैं जब जो जेन है उसको उनका बेटा पसंद कर लेता है उसके साथ डांस करने के लिए। तो मिसिस बेनेट कहती हैं चलो एक तो कम से कम ठिकाने लगेगी, और वो भी इतने हैंडसम बंदे के साथ। और वहाँ पे उनका दोस्त डार्सी भी होता है। अब डार्सी जौन सा है उसको मिस्टर बिंगले कहता है तुम क्या बोर हो रहे हो, तुम ऐसा करो, तुम जेन की जो छोटी बहन एलिजबेथ है ना उसके साथ शादी कर लो। एलिजबेथ वैसे भी अच्छी है, तो गुड लुकिंग भी है, तो तुम उसके साथ शादी कर लो, शादी कह रही हूँ सॉरी, डांस कर लो। तो जब वो बातें कर रहे होते हैं तो इन द मीन वाइल एलिजबेथ सुन लेती हैं इन दोनों की बातों को। तो डार्सी ने उस टाइम मिस्टर बिंगले से कहता है शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, कि वो प्यारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्यारी प्यारी नहीं है, लेकिन इतनी प्यारी नहीं है कि वो आगे से मुझे भी इम्प्रेस कर ले। तो अब ये बात सुन लेती है एलिजबेथ, और एलिजबेथ एक्चुअली प्रेजुडिस उसका डिवेल्प होना शुरू हो जाता है अगेंस्ट मिस्टर डार्सी। अब इन द मीन वाइल जो दूसरी तरफ मिसिस बेनेट हैं, वो तो बहरहाल बड़ी खुश होती हैं कि किसी तरह से भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हुई हैं, और मिस्टर बिंगले और जेन की आपस में शादी की। तो इसके बाद वो आगे से ये कहती हैं कि जेन को कि तुम उनके घर मिसिस बिंगले के घर जाओ, क्योंकि वो मिसिस बिंगले लोग उनको इनवाइट करते हैं। तो जेन वहाँ पे जाके बहरहाल बीमार हो जाती है, और इसके बाद वो वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसको 1 वीक तक वहाँ पे रहना पड़ता है। तो एलिजबेथ को उसको लुक आफ्टर करने के लिए उसकी मदर कहती है तुम भी वहाँ पे चली जाओ। तो अब एलिजबेथ जब वहाँ पे जाती है तो डार्सी देखता है कि एलिजबेथ इज क्वाइट शॉर्प विटेड, और इसके जो मैनर्स हैं ये भी काफ़ी रिफाइंड है, और ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने उसको बिगनिंग में समझा था। तो उसका डार्सी का रवैया उसके साथ थोड़ा सा बेटर होता है। लेकिन जैसे ही डार्सी का रवैया उसके साथ बेटर होता है ना, वैसे ही मिसिस बिंगले की बहनों को ना बस जिसे हम कहते हैं ना वो उनकी रियल एक जो वर्थ है ना वो सामने आना शुरू हो जाती है। और खास तौर पे मिसिस बिंगले की 2 बहनें होती हैं। एक मैरिड जो है उसको तो इतना मसला नहीं है, जो अनमैरिड है ना उसको बहुत मसला है। अब उसको क्यों मसला है? उसको मसला ये है कि शी ऑल्सो वांटेड टू गेट मैरिड टू डार्सी, और जब वो ये देखती है कि जो डार्सी है वो ज्यादा तवज्जो एलिजबेथ को दे रहा है, तो इस बात को लेके शी वाज क्वाइट शी एक्चुअली हैज़ क्वाइट अ ऑफ मूड। तो इसके बाद फिर वो हर तरह से ना एलिजबेथ को डार्सी की नज़रों से गिराने की कोशिश करती रहती हैं, और वहाँ पे सोने पे सुहागा ये होता है कि मिसिस बेनेट आ जाती हैं, और मिसिस बेनेट खुल के ना अपना वो जिसे हम कहते हैं ना क्वाइट उनका जो खोखलापन होता है, उनकी जो हॉलोनेस है वो शो करती हैं। अब इसके बाद जो मिसिस बिंगले हैं उनकी बहनें काफ़ी ज़्यादा उनका मजाक उड़ाती हैं, और इन द मीन वाइल मिस्टर कॉलिन्स आ जाते हैं। मिस्टर कॉलिन जोन से हैं वो एलिजबेथ को करते हैं प्रपोज। तो एलिजबेथ
उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय वो उनको इनकार कर देती है। तो इसके बाद वो शार्लेट लूकस को करते हैं, उसकी जो एलिज़ाबेथ की दोस्त है उसको प्रपोज करते हैं, जो कि रेडिली एक्सेप्ट कर लेती है। तो उससे एलिज़ाबेथ पूछती भी है, तो वो आगे से कहती है कि आई एम नॉट रोमांटिक, यू नो, आई नेवर वाज, आई आस्क ओनली अ कंफर्टेबल होम, कि मुझे सिर्फ एक कंफर्टेबल होम चाहिए और वो मुझे मिस्टर कॉलिन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए बस मैंने उसके साथ शादी कर ली है। अब इन द मीन वाइल एलिज़ाबेथ की मुलाकात हो जाती है जॉर्ज विकहम से। जॉर्ज विकहम उसको काफ़ी मिसगाइड करता है अबाउट डार्सी, और इसके बाद एलिज़ाबेथ और डार्सी इन दोनों की आपस में और इख्तलाफात, लाइक एलिज़ाबेथ जोन सी है वो ज़्यादा अगेंस्ट हो जाती है डार्सी के इसके बाद। और इन द मीन वाइल जो एलिज़ाबेथ है वो शार्लेट लूकस को विजिट करने जाती हैं उनके घर, क्योंकि उसको कहा होता है, शार्लेट ने इनवाइट किया होता है, तो जब वो वहाँ पे जाती है तो डार्सी भी आता है वहाँ पे, एंड डार्सी इवेंचुअली प्रपोजेस एलिज़ाबेथ। अब जब वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज करता है ना, तो एलिज़ाबेथ उसी टाइम पे इनकार कर देती है, ये कह के अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तभी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। और बहरहाल वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है, तुमने विक्रम को प्रॉपर्टी नहीं दी, तुमने, तुम्हारी वजह से जीन और बिंगले इन दोनों के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो सारे के सारे तुम्हारी वजह से हुए हैं। तो डार्सी कहते हैं हाँ, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, कि मुझे ऐसे लगता था जैसे इन दोनों का आपस में मेंटल कंपेटेबिलिटी नहीं है, मैंने इसलिए कहा था। इसके बाद वो नेक्स्ट डे जी खत लिखता है डार्सी एलिज़ाबेथ को, और इसके बाद उसे एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो उससे बताता है कि भाई मैंने इसलिए बिंगले को मना किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे तुम्हारी मदर जब आई हमारे घर नेदरफील्ड में वहाँ पर रहने के लिए, तो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे उनका जो रवैया है, उनका एटीट्यूड है, वो काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी एक मीडियोकर वाला है। और जो तुम विक्रम की बात कर रही हो, तो विक्रम इज़ नॉट अ गुड गाय, उसने मेरी बहन के साथ भी बहुत बुरा किया। वो तो इनफैक्ट वो बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसका ओनली पर्पस इज़ टू गेट वेल्थ, और उसने मेरी बहन को भी बेसिकली करने की कोशिश की थी, वर्गलाने की कोशिश की थी। तो जब एलिज़ाबेथ ये सारा कुछ सुनती है ना, तो इसके बाद उसका जो प्रेजुडिस होता है डार्सी के अगेंस्ट वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एलिज़ाबेथ क्या करती है, वो एक और विजिट करती है। वो अब आ जाती है पैम्बरली के स्टेट में, जहाँ पे वो मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर्स के पास जाती है, और वहाँ पे भी डार्सी आता है और उसको पता चलता है कि वो कितना अच्छा बंदा है। और इसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि जो लाइडिया है उनकी सबसे यंगेस्ट बेटी, शी लोप्स विद विक्रम, और विक्रम कहते हैं कि इसके साथ शादी मैंने तब भी करनी है जब आप मुझे कुछ पैसे शैसे देंगे। वो पैसे डार्सी देता है, तो एलिज़ाबेथ मजीद पिघल जाती है, एंड इवेंचुअली दे बोथ गेट मैरी। तो डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी इज़ अ गुड काइंड ऑफ मैरिज। बिंगले और जीन की भी बिंगले और जो जीन बेनेट है इसकी भी शादी हो जाती है, तो इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ गुड मैरिज। बैड मैरिज कौन सी है, वो लाइडिया और विक्रम की है। तो इसके जरिए एलिज़ाबेथ हमें ये इसके जरिए जेन ऑस्टन हमें ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि डेट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड मैरिज। और जो इनकी मैरिज है वो गुड है, जबकि जो बाकी करेक्टर्स हैं उनकी मैरिज इट्स एग्जाम्पल ऑफ अ बैड मैरिज, लाइडिया और विक्रम की। और इसके अलावा इसमें हमें लव की थीम देखी, हमने क्लास की देखी, फैमिली की देखी। क्लास में एक और भी यहाँ पे ट्विस्ट आता है जब लेडी कैथरीन दी वो आती हैं और वो कहती हैं खबरदार एलिज़ाबेथ अगर तुमने शादी की तो डार्सी से। तो एलिज़ाबेथ कहती है मैंने तो ज़रूर करनी है, आपने जो करना है कर लें। और इसके बाद फिर वो डार्सी से शादी कर लेती है और हंसी खुशी इस नावल का एंड हो जाता है। एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू नावल सो फार? अगर नहीं है तो जल्दी से बता दें ताकि फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करूँ, क्योंकि अभी हमारा एमा भी रहता है और मैंसफील्ड पार्क भी रहता है। ओके गुड। द नेक्स्ट वन इज मैंसफील्ड पार्क। अब इसमें आपने बस मोटे मोटे कैरेक्टर याद रखने हैं। अब हमारी जो हीरोइन है फैनी, इसके बहुत हालात ख़राब हैं, इसकी अम्मा बाबा के बहुत बच्चे हैं, हालात गुर्बत भी है। तो ये ऐसा करती हैं, इसको ना उसकी अम्मा अपनी बहन के घर भेज देती हैं। तो ये अपने अंकल और आंट थॉमस एंड लेडी बर्ट्रम इनके पास आके रहना शुरू कर देती हैं। अब इसके बाद ये जब फैनी यहाँ पे आती है ना, तो वो देखती है कि इनके घर के हालात तो बहुत बिगड़े हुए हैं। थॉमस और लेडी बर्ट्रम के जो आगे से बच्चे हैं ना, मारिया, जूलिया, टॉम और एक और बच्चा होता है एडमंड। अब ये जो टॉम है ना, उस वक्त के रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मिलनी है सारी की सारी टॉम को। अब टॉम रज के बिगड़ा हुआ है, इंतहाई स्पॉइल्ड बच्चा है, ड्रंकन,
ड्रिंक करने के अलावा इसको कोई और काम नहीं है। मारिया और जूलिया भी किसी से कम नहीं है, ये भी उतनी ही बिगड़ी हुई हैं जितना कि टॉम बिगड़ा हुआ है। तो फैनी को ना उनके पूरे घर में एक ही बंदा पसंद आता है, वो है एडमंड। तो अब एडमंड जोन्स है वो क्लर्जी मैन बनने के लिए प्लान कर रहा होता है कि मैं क्लर्जी बन जाता हूँ, आखिर मैंने कोई ना कोई करियर तो अपनाना ही है ना। अब सर थॉमस एक मैन्सफील्ड पार्क को छोड़ के ना एंटिगुआ चले जाते हैं। वहाँ पे इनकी एब्सेंस में ना मैन्सफील्ड पार्क में, मैन्सफील्ड क्योंकि वो जगह का नाम है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, तो मैन्सफील्ड में दो और कैरेक्टर आते हैं, हेनरी और मैरी क्रॉफोर्ड। अब इन दोनों बहन भाइयों ने न्यू ट्विस्ट डालना होता है। हेनरी पहले फ्लर्ट करता है मारिया से, एट द सेम टाइम वो फ्लर्ट कर रहा होता है जूलिया से, यानी वो दोनों बहनों से सेम टाइम पे फ्लर्ट कर रहा होता है। और ये जो मैरी है ना, ये पहले टॉम टॉम के साथ सेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको लगता है कि टॉम तो इंतहाई बोरिंग है, तो शी शिफ्ट्स हर अटेंशन टुवर्ड्स एडमंड। और मैरी और एडमंड काफी सीरियस भी हो जाते हैं। अब एडमंड तो सीरियस है मैरी के मामले में, लेकिन मैरी चाहती है किसी तरह से टॉम मर जाए, दौलत सारी की सारी एडमंड को मिल जाए, तो मैं एडमंड से शादी करूं, वैसे मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट विच इज हैपनिंग इन दैट नॉवल। इसके बाद एंड रिजल्ट ये होता है कि जो मारिया है ना, सॉरी मैरी है ना, ये एडमंड की सॉरी यस नेक्स्ट होता है कुछ यूं है कि जो मारिया है उसकी शादी रशवर्थ के साथ हो जाती है, जो कि काफी एक वेल्दी बंदा है। अब इसके बाद जो हेनरी है ना, जब वो इन दोनों बहनों से फ्लर्ट कर चुका होता है, तो ही शिफ्ट्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स फैनी। अब फैनी को, क्योंकि फैनी वाज ऑलरेडी इन लव विद एडमंड, तो वो उसके साथ कैसे कर सकती है। तो इसके बाद बहुत सारे ट्विस्ट आने के बाद हेनरी फैनी के भाई की मदद भी करता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फैनी उसके जाल में नहीं आती। फैनी जोन सी है फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एडमंड के साथ उसकी शादी होती है, जब मैरी उसको छोड़ जाती है। और इसके बाद जो टॉम है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। जो हेनरी है ना, वो मारिया जो कि ऑलरेडी मैरिड होती है उसके साथ भाग जाता है। और जो जूलिया है ना, वो टॉम के दोस्त येट्स के साथ भाग जाती है। और इसके बाद इवेंचुअली इवेंचुअली जो फैनी है और एडमंड है, इन दोनों की शादी हो जाती है। और जूलिया और येट्स जो उनसे हैं, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जूलिया वो जो उसकी दूसरी वाली बहन थी, और येट्स जो टॉम का दोस्त होता है। और जो मारिया और हेनरी है, इन दोनों ने शादी तो कर ली होती है, लेकिन फिर इन दोनों की सेपरेशन हो जाती है। और इसके बाद ये जो मारिया है, ये अपनी आंट मिसेस नॉरिस के पास जाके रहना शुरू कर देती है। सो दैट्स द एंड ऑफ द नॉवल। इसकी भी आपको समझ आ गई या नहीं आई? इसमें अगर कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग था तो वो भी बता दें। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दें, नहीं तो वी शुड मूव ऑन टुवर्ड्स एमा, बिकॉज इट्स प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एमा की अगर हम बात करें तो एमा 1814 to 15 में लिखा गया, 16 में पब्लिश हुआ। हाईबरी इसकी सेटिंग है, सारा इधर ही रिवॉल्व करता है। अब एमा जोन सी है वो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है, और उसको लगता है जैसे शी कैन एक्चुअली सेटल ईच एंड एवरीथिंग। ये अपने आप को बहुत अक्लमंद, बहुत ज़हीन, बहुत अच्छी समझती है। और इसकी मदर की डेथ हो चुकी हुई है, और ये अपने फादर के पास रहती होती है, मिस्टर वुडहाउस। इसके अलावा एमा का ब्रदर इन लॉ होता है, मिस्टर जॉर्ज नाइटली। और इसका जो ब्रदर इन लॉ है, ये इस नॉवल का काफ़ी एक सियाना बंदा है, जो कि एमा को वक्तन फवक्तन उसको उसको ये गाइडलाइन देने की कोशिश करता है कि एमा तुम इतने इधर उधर के पंगों में मत हिस्सा लो, लेकिन एमा उसकी नहीं सुनती है। इसके बाद हैरियट स्मिथ है, ये वो बंदी है जिसके ऊपर एमा अपनी सारी की सारी तरकीबें लड़ाती है। मुझे ऐसा लगता है इस नावल को शुरू में पढ़ के कि एमा का शायद सोल पर्पस इन हर लाइफ इज टू एक्चुअली हैरियट गेट मैरी विद एनीवन। तो एमा की दोस्त होती है, लो क्लास से ताल्लुक रखती है, इसके पेरेंट्स का किसी को नहीं पता ये कौन है, तो इसलिए एमा ये समझती है कि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैरियट की शादी करवाए। शी इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। तो एमा इस पूरे नॉवल में सिर्फ हैरियट की एक बंदे से फिर दूसरे बंदे से फिर तीसरे बंदे से इसकी शादियां करवाने में लगी रहती हैं। फ्रैंक चर्चिल ये मिस्टर वेस्टन और मिसेस वेस्टन का बेटा होता है, लेकिन ये रह अपनी आंट के पास रहा होता है। और इसके बाद काफ़ी हैंडसम भी होता है। ये बंदा भी डबल गेम प्ले करता है, ये प्रिटेंड ये करता है कि ये एमा को पसंद करता है, लेकिन पसंद ये किसी और को कर रहा होता है। जेन फेयरफैक्स ये बहुत प्यारी होती है,
और एमा को सिर्फ इससे जेलसी फील होती है। बाकी उसको लगता है कि इस पूरे हाइब्रिड टाउन में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो उसके मुकाबले का हो, लेकिन जेन उसको चैलेंज करती हुई दिखाई देती है। मिसिस वेस्टन ये वो बंदी हैं जो कि एमा की गवर्नेंस होती हैं, और जब एमा इनकी शादी करवा देती है ना, तो उसको लगता है वो किसी की भी शादी करवा सकती है। तो इसके बाद बस एमा का दिमाग खराब होता है और वो शादियां करवाना वाला जो काम है वो शुरू करती है। देन देयर इज मिस्टर एल्टन। मिस्टर एल्टन काफ़ी एक स्नॉबिश किस्म के बंदे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस का मिस्टर कॉलन और एमा का मिस्टर एल्टन ये एक ही कैटेगरी से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। मिस्टर रॉबर्ट मार्टन। मिस्टर रॉबर्ट मार्टन ये बड़ा सीधा साधा सा बंदा होता है, फार्मर होता है, हैरियट को पसंद करता है, लेकिन एमा को ये पसंद नहीं होता। तो एमा हैरियट को कहती है भाई तुम इसके साथ शादी नहीं करोगी, तुम्हें इससे अच्छे वाले रिश्ते भी मिल सकते हैं। तो ये बेचारा बस मुंह देखता रह जाता है अपना, लेकिन एंड पे इसकी सुनी जाती है। फिर नेक्स्ट है मिस बेट्स। मिस बेट्स जेन की आंट होती है, और देयर इज आइसाबेला नाइटली जो कि एमा की बहन होती हैं। देन देयर इज मिस्टर जॉन नाइटली, और ये उनका ब्रदर इन लॉ होता है एमा का। मिसिस एल्टन जो कि मिस्टर एल्टन की वाइफ होती हैं। मिसिस चर्चिल और कर्नल कैम्पबेल। इसके अलावा ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है, इनको हम कहानी के साथ साथ ही पढ़ लेंगे। अब एमा जोनसी है वो 20 years ओल्ड है, और जो एमा है ये अपने आप को कहती है कि जो मर्जी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन जब ये एक दफ़ा अपनी गवर्नेंस की शादी करवा देती है, तो फिर वो उसने अहद कर लिया होता है कि हाइब्री की कोई लड़की कुंवारी नहीं रहेगी और वो सबकी शादियां करवाएगी। है जो कि साइड वो सबसे पहले अपनी दोस्त हैरियट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो उसके लिए रिश्ता ढूंढेगी। अब हैरियट की जब वो रिश्ता ढूंढ रही होती है, तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है मिस्टर एल्टन पे। अब जब मिस्टर एल्टन है वो दरअसल नज़र जमाए होते हैं एमा पे, या शायद एमा की दौलत पे। तो मिस्टर एल्टन एमा ये समझ रही होती है किसी तरह से वो मिस्टर एल्टन को फंसा फंसू के हैरियट के साथ शादी करवा देगी। तो वो एक दिन कह भी देती है मिस्टर एल्टन को कि आप हैरियट के साथ शादी करेंगे। तो मिस्टर एल्टन जोन सी है वो उल्टा एमा को प्रपोज कर देते हैं। तो इट वाज क्वाइट एन ऑकवर्ड सिचुएशन। हैरियट इस बात से काफ़ी डिसहार्ट होती है। तो एमा कहती है कि बस अब मेरी तौबा, अब मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगी। और इसके बाद फिर दोबारा से, लेकिन वो इस बात पे बाज नहीं आती है। मिस्टर एल्टन भाग जाते हैं, और इसके बाद वो अपनी बीवी को साथ लेकर दोबारा से हाइबरी में आते हैं, यानी वो शादी करने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद जो मिस्टर नाइटली हैं एमा के ब्रदर इन लॉ, वो उसे कहते हैं कि जो मिस्टर मार्टन है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, तुम हैरियट को इधर उधर की बातें मत सुनाओ, ना उसको बहकाओ, और तुम उसको बेसिकली हैरियट किसी के साथ भी शादी कर सकती है, तो तुम ऐसा करो कि तुम उन दोनों को आपस में रिकॉन्साइल करने दो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब इसके बाद हाइब्री में एक नया बंदा आता है, डेट इज मिस्टर फ्रैंक चर्चिल। अब जो मिस्टर फ्रैंक चर्चिल है ये काफ़ी डिलाइटफुल है, काफ़ी हैंडसम है। तो एमा को उसको देखे कभी कभी लगता है जैसे आई नीड टू गेट मैरी, आई कैन एक्चुअली गेट मैरी विद फ्रैंक चर्चिल, बट इन द सेम टाइम वो ये कहती है कि मैंने तो शादी नहीं करनी है। तो फिर उसका कभी कभार अंदर दरमियान में दिल करता है कि शायद मैं इसके साथ कर लूँ, शायद मैं ना करूँ। अभी ये चक्कर ही चल रहा होता है कि दरमियान में उसको दोबारा से हैरियट का ख्याल आ जाता है, और फिर वो कहती है वो हैरियट की और फ्रैंक की आपस में शादी करवाएगी। लेकिन बहरहाल ऊपर ऊपर से सारे हाइबरी को ये लग रहा होता है कि फ्रैंक और एमा इन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जेन भी जब उस टाउन में आती है तो एमा एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट जेलस टुवर्ड्स हर। और एक दिन जब एमा उसकी आंट मिसिस बेट्स की इंसल्ट करती है, तो मिस्टर नाइटली उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि तुम काफ़ी हद से बढ़ रही हो, कुछ ऐसे वाला कह के। इसके बाद फिर जो जब मिस्टर फ्रैंक चर्चिल की आंटी की डेथ होती है ना, तो मिस्टर फ्रैंक चर्चिल अपना सारा का सारा प्लान सामने रखते हैं कि दरअसल ही वाज इन लव विद जेन फेयरफैक्स। लेकिन क्योंकि उसकी आंटी जो कि उसको पाल रही थी वो कभी उन्होंने मानना नहीं था, तो इसलिए उनको ये सारा प्लान छुपाना पड़ा। तो जब आंटी मर गई तो जेन फेयरफैक्स का और फ्रैंक चर्चिल का रास्ता साफ हो गया। फ्रैंक ने जेन को प्रपोज कर दिया, और उसके बाद इन दोनों की शादी होगी। अब एमा एक्चुअली प्रूव्ड टू बी स्टूपिड फॉर अनदर टाइम,
और इसके बाद फिर हैरियट कहती है एक दिन कि आई एम इन लव विद अ मैन हु एक्चुअली बिलोंग्स टू सम हाई रैंक ऑफ सोसाइटी। तो इसके बाद एम्मा को लगता है शायद ये नाइटली की बात कर रही है, और उसको फिर ख्याल आता है शायद ही इज इन लव शी इज इन लव विद नाइटली। तो उसको काफी डर भी लग रहा होता है कि अगर हैरियट और नाइटली की आपस में शादी हो गई तो मैं क्या करूंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली जो नाइटली है वो डिक्लेयर कर देता है अपना लव एम्मा के लिए। ये एम्मा से वैसे 16 साल बड़ा है, लेकिन बहरहाल एम्मा और नाइटली की आपस में शादी हो जाती है। हैरियट को अल्टीमेटली मिलता है वही रॉबर्ट मार्टिन, और उसको दोबारा से वो प्रपोज करता है, तो वो उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद फिर हैरियट और मार्टिन की शादी हो जाती है और नाइटली और एम्मा की शादी हो जाती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द नॉवल। वैसे जेन ऑस्टन ने इसके बारे में लिखा था, मुझे लगता है एम्मा वो मेरी हीरोइन है जिसको सिर्फ मैं ही पसंद करती हूँ, कोई और शायद इसको पसंद ना करे। लेकिन बहरहाल दैट्स द एंड ऑफ जेन ऑस्टन्स नॉवल। इसमें अगर आपको किसी नॉवल की समझ नहीं आई है तो यू कैन आस्क मी, लेकिन आपको जेन ऑस्टन को ध्यान से करना पड़ेगा। शी इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू।